आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब आजकल एक अजीब सी ग्रुप चैट चल रही है दुनिया में। हाँ, कूटनीति की दुनिया में ऐसी ग्रुप चैट्स अक्सर होती रहती हैं। बिल्कुल। हालात कुछ ऐसे हैं कि वॉशिंगटन और तेहरान ने एक दूसरे को लगभग हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। दोनों खुलेआम एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। एकदम सही कहा आपने। दोनों के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीट रहा है कि सब कुछ ठीक है, उनकी तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हाँ, और वे ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास एक ठोस योजना है। वही तो, वे कह रहे हैं कि उन्होंने 15 पॉइंट का एक शानदार सीज फायर या युद्ध विराम प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन अगर हम जमीन पर देखें, जमीन पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धड़ाधड़ बैलिस्टिक मिसाइलें गिर रही हैं। वहां भयंकर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो कि उनके शांति के दावों को पूरी तरह से झुठलाता है ना? एक तरफ शांति की एक तरफा घोषणाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ एक जलता हुआ एयरपोर्ट। ये जो कथनी और करनी का अंतर है, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। देखिए, कूटनीति की दुनिया में यही डिस्कनेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो हम सतह पर देख रहे हैं वो केवल एक सैन्य तनाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही क्लासिक हाई लेवल का इंफॉर्मेशन वॉर है। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही इस समय अपने अपने रणनीतिक नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब दोनों अपनी अपनी कहानी दुनिया को बेचना चाहते हैं। बिल्कुल। अमेरिका दुनिया को और शायद अपने घरेलू वोटर्स को ये दिखाना चाहता है कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हाँ, कि वे बस एक कूटनीतिक समाधान के बहुत करीब है। एकदम सही। जबकि दूसरी तरफ ईरान ये जता रहा है कि वो किसी भी पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वॉर कहना क्या पूरी तरह सही होगा? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब जब कुवैत जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइलें गिर रही हों, तो वो सिर्फ बयानों की लड़ाई नहीं रह जाती, है ना? वो तो एक वास्तविक युद्ध है। हाँ, भौतिक रूप से एक युद्ध ही है। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक 15 पॉइंट का सीज फायर प्लान टेबल पर है, और 15 पॉइंट कहना बहुत ही स्पेसिफिक है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि किसी ने बाकायदा बैठकर उसकी ड्राफ्टिंग की है। वही तो फिर ये मिसाइलें क्यों दागी जा रही हैं? क्या वॉशिंगटन इस 15 पॉइंट प्लान का शिगुफा छोड़कर केवल समय खरीदने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब ईरान के आंतरिक सत्ता ढांचे में छिपा है। देखिए, अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट प्लान का दावा किया जाना एक बात है, वो बहुत ध्यान देने लायक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, और ये केवल किसी सामान्य राजनेता का बयान नहीं है। ये बयान IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान की रेगुलर मिलिट्री के संयुक्त हेडक्वार्टर्स से आया है। ओहो, मतलब अल अंबिया हेडक्वार्टर्स से। एकदम सही। ईरान में राजनीतिक नेतृत्व भले ही दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए कूटनीति की बात करे, लेकिन असली वीटो पावर IRGC के पास होती है। अच्छा, तो जब अल अंबिया हेडक्वार्टर ये स्पष्ट कर देता है कि वे बातचीत के लिए टेबल पर नहीं बैठेंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये IRGC वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर वे राजी नहीं है, तो वॉशिंगटन चाहे जितने भी पॉइंट का ड्राफ्ट बना ले, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जिद क्यों? बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ने से ईरान का इतना स्पष्ट और कड़ा इनकार कहाँ से आ रहा है? ये पूरी तरह से असुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट यानी अविश्वास का नतीजा है। ट्रस्ट डेफिसिट। हाँ, हमें ये समझना होगा कि भूराजनीति में कोई भी फैसला रातों रात नहीं होता। ईरान के सामने पुराने समझौतों के टूटने का एक लंबा इतिहास है। अच्छा, जैसे 2015 की न्यूक्लियर डील का टूटना? बिल्कुल वही। उन्हें लगता है कि जब एक बार किया गया कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता एक तरफा तरीके से तोड़ा जा सकता है, तो वे फिर से कैसे भरोसा कर लें? हाँ, ये तो लॉजिकल है। वे पश्चिमी देशों के किसी भी नए वादे पर आसानी से यकीन नहीं करेंगे। एकदम सही। ईरान के लिए उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कोई ऐसा खिलौना नहीं है जिसे वे नेगोशिएशन टेबल पर सौदेबाजी के लिए रख दें। तो ये उनके लिए क्या है? ये उनकी रक्षा पंक्ति का सबसे बड़ा और शायद इकलौता मजबूत स्तंभ है। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो वे पूरी तरह से निहत्थे हो जाएंगे। ओह, समझ गई। मतलब जब तक कोई बहुत ही ठोस गारंटी नहीं मिलती,
वे इस प्रोग्राम पर बात तक नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका का ये एक तरफा सीज़फायर प्लान हवा में लटक गया है। और इसका असर केवल उन 2 देशों तक सीमित नहीं है ना? अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है। हाँ, लेकिन इसके परिणाम बहुत असली हैं। वही तो, अगर ये तनाव बढ़ता है और मध्य पूर्व में ऊर्जा की सप्लाई चेन बाधित होती है तो रातों रात कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और उसका सीधा असर दुनिया भर के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बिल्कुल, उनके पेट्रोल पंप के बिल पर और हर देश की अर्थव्यवस्था पर। इसलिए इस तनाव को सुलझाना पूरी दुनिया की मजबूरी बन गया है। हाँ, ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं रही। लेकिन जब 2 देशों के बीच बात इतनी बिगड़ जाए कि वे एक दूसरे की शक्ल तक न देखना चाहें, तो उन्हें एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है जो संदेशवाहक बन सके। बिल्कुल, एक भरोसेमंद मध्यस्थ। और यहीं से कहानी में मध्यस्थों की एंट्री होती है। लेकिन अमेरिका ने इस मध्यस्थता के लिए जिन्हें चुना वो अपने आप में एक कॉमेडी ऑफ एरर्स लगता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स? आप ऐसा क्यों कह रही है? मतलब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका का पाकिस्तान को अपना 15 पॉइंट प्लान देकर ईरान के पास भेजना। हाँ, ये तो एक बहुत ही अजीब फैसला था। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपनी एक्स वाइफ के नए पार्टनर को अपने तलाक का सेटलमेंट नेगोशिएट करने के लिए भेजते। अरे वाह, ये उपमा एकदम सटीक बैठती है ना? मतलब ये तो शुरुआत से ही एक नॉन स्टार्टर है। वहां भरोसा तो पहले से ही माइनस में है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक मध्यस्थ का चुनाव आधी जीत या आधी हार तय कर देता है। संदेशवाहक दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। और पाकिस्तान तो ईरान को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एकदम सही। ईरान और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास और वर्तमान दोनों ही तनावपूर्ण हैं। ईरान की सत्ता के कई धड़े पाकिस्तान को यूएस पपेट मानते हैं। अच्छा, अमेरिका की कठपुतली। हाँ, उनका मानना है कि पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति नहीं चलाता, बल्कि वॉशिंगटन के इशारों पर काम करता है। और सिर्फ बयानों की बात नहीं है, हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वे भी इस अविश्वास को पुख्ता करती हैं। आप जहाजों वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, ईरान द्वारा पाकिस्तानी जहाजों को रोके जाने और जब्त करने की खबरें सामने आई हैं। दोनों के बीच सीमा पर भी तनाव रहता है। बिल्कुल, सीमा विवाद तो एक बहुत पुराना मुद्दा है। तो अब आप ही बताइए, जिस देश के साथ आपके सीमा विवाद चल रहे हों, जो आपके जहाजों को रोक रहा हो, क्या आप उसके हाथ से आया शांति प्रस्ताव मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। ये तो बुनियादी कूटनीतिक समझ के खिलाफ है। जब संदेशवाहक की अपनी कोई साख नहीं होती तो संदेश का महत्व अपने आप खत्म हो जाता है। सही कहा। ईरान के लिए पाकिस्तान के जरिए आया प्रस्ताव केवल अमेरिका की एक चालबाजी थी। इससे ईरान का ये विश्वास और पक्का हो गया कि अमेरिका सीज फायर के लिए गंभीर नहीं है। चलिए, मैं मान लेती हूँ कि पाकिस्तान का चुनाव एक भारी कूटनीतिक भूल थी, लेकिन फिर अमेरिका ने ओमान का रुख किया। हाँ, ओमान की एंट्री हुई। और ये वो जगह है जहां मैं सच में उलझ जाती हूँ। ओमान तो मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है ना? बिल्कुल, उनकी छवि एक शांत और तटस्थ देश की है। दशकों से वे इसी तरह के बैक चैनल कूटनीति करते आए हैं। 2015 की न्यूक्लियर डील की शुरुआती नींव भी ओमान के मस्कट शहर में ही गुप्त बैठकों में रखी गई थी। एकदम सही जानकारी है ये। तो फिर अचानक ओमान का ये वैश्विक कद इतना छोटा कैसे हो गया कि वे इस बार पूरी तरह से फेल हो गए? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ये समझने में मदद करता है कि शटल कूटनीति वास्तव में कैसे काम करती है। शटल कूटनीति थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, एक मध्यस्थ का काम केवल एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक कागज के टुकड़े पहुंचाना नहीं होता। वो एक कूटनीतिक स्पंज की तरह काम करता है। कूटनीतिक स्पंज? मतलब वो गुस्से को सोखता है? बिल्कुल, वो एक पक्ष के गुस्से और कड़ी शर्तों को सोखता है, उसे थोड़ा नरम करता है और फिर दूसरे पक्ष के सामने इस तरह पेश करता है कि बातचीत की गुंजाइश बन सके। अच्छा, ताकि दोनों पक्षों को अपने अपने घर में चेहरा बचाने का मौका मिल सके। एकदम सही। लेकिन ओमान के इस बार विफल होने का मुख्य कारण उसकी क्षमता में कमी नहीं थी। इसका कारण वॉशिंगटन का रवैया था। रवैया? मतलब क्या अमेरिका ने ओमान को काम करने का मौका ही नहीं दिया? बिल्कुल यही हुआ। ओमान के विदेश मंत्री के बयानों से जो जानकारी छनकर आई है, उसके अनुसार तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन का रवैया बहुत ही सख्त था। तो उन्होंने क्या शर्तें रखी थीं? अमेरिका ने जो शर्तें ओमान के जरिए ईरान को भेजी, वे टेक इट और लीव इट के अंदाज में थीं। मतलब या तो पूरी तरह मान लो या फिर बात ही खत्म। तो वॉशिंगटन ने ओमान को वो कूटनीतिक स्पेस या ग्रे एरिया ही नहीं दिया जहां वे ईरान के साथ बैठकर थोड़ा मोलभाव कर सकें। बिल्कुल,
ओमान एक तटस्थ देश जरूर है, हम्म। लेकिन कूटनीति में केवल तटस्थ होना काफी नहीं होता। तो और क्या चाहिए होता है? आपके पास महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का लीवरेज या ताकत भी होनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ओमान के पास इतनी कूटनीतिक की आर्थिक ताकत नहीं थी कि वो वॉशिंगटन को फोन करके कह सके कि भाई थोड़ा नरम पड़ो? बिल्कुल। ओमान अमेरिका से ये नहीं कह सका कि देखिए, अगर आप सच में सीज फायर चाहते हैं तो इन 2 शर्तों को नरम करना ही होगा, वरना ईरान टेबल पर नहीं आएगा। मतलब ओमान अमेरिका पर वो दबाव नहीं बना सका? एकदम सही। जब मध्यस्थ के पास शर्तों में लचीलापन लाने की क्षमता नहीं होती तो बातचीत उसी क्षण एक बंद गली में तब्दील हो जाती है। और ओमान की इसी विफलता ने इस पूरे संकट में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक शून्य, एक वैक्यूम पैदा कर दिया। हाँ, एक बहुत बड़ा वैक्यूम। और यहीं से इस भू राजनीतिक ड्रामे में उस खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसके बारे में शायद कुछ साल पहले तक पश्चिमी देशों ने सोचा भी नहीं होगा। आप भारत की बात कर रही हैं? बिल्कुल, हम भारत की बात कर रहे हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली का एक बहुत ही स्पष्ट बयान सामने आया है। हाँ, वो बयान कूटनीतिक हलकों में काफी चर्चा में है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि यदि कोई देश इस जटिल और अविश्वास से भरे मामले में मध्यस्थता कर सकता है तो वो केवल भारत है। ये बयान कूटनीतिक वजन के लिहाज से बहुत भारी है ना? किसी राजदूत का दूसरे देश की धरती पर खड़े होकर ऐसा बयान देना कोई सामान्य प्रेस रिलीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। राजदूत अपने देश की सरकार की आधिकारिक आवाज होते हैं। तो इसका असल मतलब क्या निकाला जाए? जब ईरानी राजदूत भारत को एक भरोसेमंद खिलाड़ी बताते हैं तो वे दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि ईरान अब पुराने मध्यस्थों के साथ समय बर्बाद नहीं करेगा। मतलब अब उन्हें पाकिस्तान या ओमान नहीं चाहिए। हाँ, वे एक ऐसे मध्यस्थ की तलाश में हैं जिसका वैश्विक मंच पर इतना वजन हो कि जब वो कुछ कहे तो वॉशिंगटन को भी रुककर सुनना पड़े। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ईरान भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? मतलब जरा भारत की वर्तमान स्थिति देखिए। भारत के अमेरिका के साथ रक्षा संबंध अपने शीर्ष स्तर पर है। हाँ, ये सच है। भारत क्वाड का भी हिस्सा है और इससे भी बड़ी बात, भारतीय नेतृत्व के इजराइल के साथ रिश्ते बहुत ही मजबूत और सार्वजनिक हैं। और इजराइल और ईरान तो एक दूसरे के कड़े दुश्मन हैं। वही तो फिर ईरान एक ऐसे देश पर कैसे भरोसा कर सकता है जो उसके सबसे बड़े दुश्मनों का इतना करीबी दोस्त है? ये बहुत ही जायज संदेह है और यहीं पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का असली जादू समझ में आता है। अच्छा, वो कैसे? भारत ने पिछले कुछ दशकों में गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति को एक नई बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट नीति में बदल दिया है। मल्टी अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखता है। इसका मतलब है कि भारत हर देश के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर पूरी मजबूती से जुड़ता है। क्या आप इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें करना और संकट के समय साथ खड़े होने में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, ये क्या था? जब होर्मुज डलडमरू मध्य में तनाव चरम पर था, तेल के टैंकरों पर हमले हो रहे थे, तब अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी नौसेना का एक बड़ा गठबंधन बनाया था। हाँ, मुझे याद आ रहा है। तब भारत ने क्या किया था? भारत ने अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना के जहाज तो भेजे, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। भारत ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा की, लेकिन किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर ईरान को उकसाने का काम नहीं किया। ईरान इस बारीकी को बहुत अच्छी तरह समझता है। मतलब भारत ने ईरान को ये दिखा दिया कि हम अमेरिका के दोस्त जरूर हैं, लेकिन हम वॉशिंगटन के इशारों पर आंख बंद करके नाचने वाले मोहरे नहीं हैं। एकदम सही। भारत ने दिखा दिया कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान या किसी और देश के पास नहीं थी, एक स्वतंत्र रीढ़। ठीक यही बात है। ईरान ये जानता है कि भारत केवल कागजों पर कूटनीति नहीं करता, और इसके अलावा ग्लोबल साउथ में भारत का कद बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, विकासशील देशों के एक नेता के रूप में। बिल्कुल। जब भारत अमेरिका से बात करता है तो वो केवल एक देश के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार और एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में बात करता है। मतलब वॉशिंगटन भारत को ओमान की तरह डिक्टेट नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि भारत के माध्यम से ये गलतफहमी दूर की जा सकती है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। अब जब मिसाइलें चल रही हूं और IRGC कह रही हो कि हम कभी बात नहीं करेंगे,
तो बीच में ये गलतफहमी जैसा बेहद नरम शब्द कहाँ से आ गया? यही तो कूटनीति की खूबसूरती है। क्या ये ईरान की तरफ से मदद की कोई छिपी हुई पुकार है? क्या वे वास्तव में इस तनाव से बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता खोज रहे हैं? आपने कूटनीतिक सिग्नल्स को बिल्कुल सही पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का चयन कभी भी संयोग नहीं होता। तो इसके पीछे क्या रणनीति है? जो सख्त बयान IRGC की तरफ से आ रहे हैं वे दरअसल घरेलू जनता और अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए हैं। वे एक शील्ड हैं। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि वे कमजोर नहीं पड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ बैक चैनल के माध्यम से गलतफहमी शब्द का इस्तेमाल करके ईरान ये संकेत दे रहा है कि वे सीज फायर के लिए तैयार हैं। बस उन्हें एक ऐसा मध्यस्थ चाहिए जो उनकी चिंताओं को सम्मान के साथ अमेरिका के सामने रख सके। एकदम सही। वे वॉशिंगटन को सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हार मानने जैसा होगा। हाँ, उनकी ईगो हर्ट होगी। इसलिए वे भारत की तरफ देख रहे हैं कि वो आगे आए और इस पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दे। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो कहानी बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ है। ये स्थिति अब केवल हथियारों का संघर्ष नहीं रह गई है, ये मध्यस्थों की खोज का संघर्ष बन गया है। और सही मध्यस्थ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान फेल हो गया क्योंकि उनका ईरान के साथ कोई विश्वास नहीं था। ओमान फेल हो गया क्योंकि अमेरिका ने उसे काम करने की जगह नहीं दी। अब इस वैक्यूम में भारत खड़ा है, एक ऐसे पुल के रूप में जिसका एक पाया अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूती से टिका है और दूसरा पाया ईरान के साथ ऐतिहासिक भरोसे पर टिका है। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में केवल सैन्य ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तो और क्या जरूरी है? कूटनीतिक संतुलन, विश्वसनीयता और रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा मायने रखती है। भारत की ये स्थिति रातों रात नहीं बनी है। हाँ, इसके पीछे दशकों की मेहनत है। बिल्कुल। अमेरिका का इतना भारी दबाव, ईरान का दशकों पुराना अविश्वास और मध्य पूर्व की जटिल राजनीति, इन सब के बीच एक शांति मध्यस्थ के रूप में उभरना भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता है। सच में ये उस ग्रुप चैट वाली स्थिति को पूरी तरह से बदल देता है ना? अब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच केवल ब्लॉकर अनब्लॉक का खेल नहीं चल रहा है। अब उन्हें एक कॉमन दोस्त की जरूरत है। एक ऐसा कॉमन दोस्त जो दोनों की बात सुन सके, जो दोनों को उनकी गलतियां बता सके और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बात को इग्नोर करने की हिम्मत दोनों में से किसी में ना हो। और भारत फिलहाल उस मजबूत कॉमन दोस्त की भूमिका में नजर आ रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भारत आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार करता है और क्या वो अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर थोड़ा लचीला होने के लिए राजी कर पाता है। ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया होगी जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में धकेल सकती है। बिल्कुल। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है, एक ऐसा सवाल जो हम सभी को सोचना चाहिए। वो क्या है? अगर भारत सच में इतने जटिल और ऐतिहासिक अविश्वास से भरे इस अमेरिकी ईरानी संघर्ष को सुलझाने में कामयाब हो जाता है, तो क्या ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि वैश्विक कूटनीति का जो केंद्र है वो अब पश्चिमी देशों से हटकर ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से नई दिल्ली की ओर शिफ्ट हो चुका है? ये तो एक बहुत ही दूरगामी विचार है ना? क्या अब दुनिया के बड़े फैसले वॉशिंगटन या लंदन के बजाय इस हिस्से से तय होंगे? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की दुनिया की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।